हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आपका अपना जयसी चौधरी, एजे एकेडमी जयपुर से। तो स्टूडेंट, आप सभी की पहल, आप सभी की रिक्वायरमेंट, आप सभी फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार आज हम बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है एजे एकेडमी के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर हमारी डेली लाइव क्लास आप देख सकते हैं। उसका शेड्यूल क्या रहेगा वो आपको थोड़ा आइए बता देते हैं। तो बीएससी की जो ऑनलाइन क्लास है, हमारा यूट्यूब चैनल एजे एकेडमी के नाम से आपको मिलेगा। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो अपना फर्स्ट पेपर है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। ये जो पेपर है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये आपके हम बात करें तो पास कोर्स और होनर्स दोनों का एक कॉमन पेपर है। इसलिए ये आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये होनर्स के लिए या पास कोर्स के लिए, आप दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये। क्योंकि और रही बात जो सेकंड ईयर का पेपर है, ये प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। इसको हम 15 दिसंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर से थर्ड ईयर की हमारी इकोलॉजी स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ सारा सब कुछ डिटेल में आपको बीएससी क्लासेस सारा सब कुछ आपको डिटेल में मिलेगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, आप यहाँ से पढ़ते वक्त नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो यहाँ से समझ कर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें हमारा लिंक मिलेगा। वहाँ से हमारा टेलीग्राम को आप सब्सक्राइब करिएगा। और वहाँ जो टॉपिक जैसे साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी में हमने आज ने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी पढ़ी है। तो इसका जो है आप यहाँ से हमारे वीडियो से इसको आप समझिए। और आपको नोट्स अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है। अगर फिर भी आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो हमारे जो टेलीग्राम है उस पर डेली जो वीडियो आएगा उसी के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वहाँ से आप हमारे नोट्स अवेलेबल आपको हो जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर हम बात करें तो सेकेंड ईयर से हमारी प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है। और जो 20 तारीख आएगी, 20 तारीख से हम इकोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अच्छे से मतलब हमने एक 1-1.5 महीने ही हमारी प्लानिंग थी और 1-1.5 महीने से हमारी टीम इस पे काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। और अच्छे से अच्छा आपको देने जा रहे हैं। तो हमारी इतनी वो रहेगी कि आपको हमारे को सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट जितना मिलेगा हम आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराएंगे। और रही बात, एक और मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएससी का स्टूडेंट हो, वो अगर एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहता है, चाहे वो जूलॉजी से करे, बॉटनी से करे या केमिस्ट्री से करे, तो उसके लिए भी हम एक बुक अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में हमारी एक बुक लॉन्च हो रही है, जिसमें एक बुक आपको केमिस्ट्री की मिलेगी, एक आपको बुक बॉटनी की मिलेगी, एक आपको जूलॉजी की मिलेगी। इसमें आपको जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन आपको हम टॉपिक वाइज देने जा रही हैं। अगर एक आइडिया की बात करें तो एक आइडिया के अनुसार उस बुक में कितने क्वेश्चन होंगे, तो 10,000 क्वेश्चन के आसपास हम एक सब्जेक्ट के आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और उन बुक पे बहुत अच्छा हमारी टीम काम कर रही है। जल्दी से जल्दी वो बुकें आपके समक्ष हम ले आएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आगे का जो कैसा क्या शेड्यूल होगा। और एक चीज़ बता दूं कि इसके बाद में आज बॉटनी स्टार्ट हो रही है और बहुत आने वाले टाइम में जल्दी ही हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपने बहुत ही एक अच्छे, ये कह सकता हूँ कि मेरा मजबूत स्तंभ, मेरा एक बड़े भाई के रूप में कह सकता हूँ कि वो आपको केमिस्ट्री के लिए अच्छा वर्क करके अच्छी नोट्स सारा सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। अच्छे से वो इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने वो केमिस्ट्री को ला रहे हैं। रही बात जूलॉजी की, तो जूलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जूलॉजी में भी काम चल रहा है। हमारी जल्दी से जल्दी ये कोशिश रहेगी कि आपकी जूलॉजी की क्लासें भी हम स्टार्ट कर दें। और सारा सब कुछ अगर अच्छे से मटेरियल आपको पूरे यूट्यूब पे मई एंड तक आपको हम प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, ये हम आपसे वादा करते हैं। बस दोस्तों, इतनी ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने से जितने हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और अच्छे से अच्छा हम देने को जा रहे हैं। किसी भी भाई को कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है
9462400132। इस पे आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे हमारे को व्हाट्सअप करिएगा। आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम है वो हमारे व्हाट्सएप पे आप हमारे को मैसेज करिएगा, आपकी जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे जो लेक्चर आएंगे उनको देखने के बाद में कैसा आपको क्या लिखा उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे को बताइएगा, जिससे हम आपको उस जो हमारी गलती है उसको हम सुधार कर आपको अच्छे से अच्छा देने की कोशिश रहेगी हमारी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए दोस्तों, हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग वाला। तो साइटोलॉजी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? साइटोलॉजी में हम सबसे पहले एक सेल पढ़ेंगे। तो सेल क्या है उस चीज़ को देखेंगे कि सेल क्या है। तो ये कहा जाता है कि जो सेल है वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई है। मतलब वो कह सकते हैं कि चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल हो, छोटी जो बॉडी है उसकी सबसे छोटी इकाई है, और छोटी छोटी सेल्स मिलकर पूरी प्लांट बॉडी का उससे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सेल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइटोलॉजी और एक होता है सेल बायोलॉजी। तो इन दोनों जो वर्ड है इसमें क्या डिफरेंस है ये हम बात करेंगे। तो साइटोलॉजी और सेल जेनेटिक्स के इसके सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइटोलॉजी की अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, ये ग्रीक वर्ड है। साइटोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये होता है काइटियोस प्लस लोगस। काइटियोस का मतलब होता है सेल और लोगस का मीन्स होता है स्टडी। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं भी आपको पूरी बायोलॉजी में अगर ये लॉजी टर्म या लोगस जो होता है, लोगस का मीन्स अगर कहीं भी मिले तो उसका जो मीन्स होता है वो होता है स्टडी ऑफ। मतलब किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के लिए पीछे जो आता है वो क्या होती है? लॉजी टर्म हम यूज करते हैं। तो साइटोलॉजी जो है और एक है सेल बायोलॉजी, ये दोनों वर्ड बहुत ही कंफ्यूज वाले वर्ड होते हैं। साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, इन दोनों का मीन्स हम सबसे पहले समझते हैं। तो साइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसका मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। साइटोलॉजी का मीन्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्ट्रक्चर। इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें हम ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। तो यूँ कह सकते हैं कि जो साइटोलॉजी है उसमें हम किसका स्टडी कर रहे थे? केवल सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। और इसमें जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी में हम इसकी स्ट्रक्चर के साथ साथ किसकी स्टडी कर रहे हैं? उसके फंक्शन, उसके कार्यों की, और कार्यों के साथ साथ उसमें जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन। तो ये हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि साइटोलॉजी जो है उसमें केवल पहले ये कहा गया था कि केवल सेल की स्टडी होती है, जबकि इसमें सेल बायोलॉजी में हम स्ट्रक्चर के साथ साथ किसकी बात कर रहे हैं? उसमें फंक्शन कि उस सेल की जो एक सेल है, कोई भी मान लो जैसे एक विभज्य की मेरिस्टेम कोशिका है, तो उसकी क्या स्ट्रक्चर है और उसके क्या क्या फंक्शन है और वो रिप्रोडक्शन कैसे करती है, उस चीज़ को हम सेल बायोलॉजी में। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ से ये निकल के आती है कि जो ये साइटोलॉजी टर्म जो है साइटोलॉजी, ये क्या है? ये प्रिमिटिव टर्म है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ द प्रिमिटिव टर्म ऑफ द सेल की प्रिमिटिव टर्म, पुरानी टर्म जो है उसको हम क्या यूज करते थे? उसके लिए हम साइटोलॉजी करते थे। ये आज की डेट में इसको मॉडर्न टर्म, इसके हम तो ये कह सकते हैं कि इट इज़ द मॉडर्न टर्म ऑफ द सेल।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोनों जो वर्ड है इनका मीन्स समझ में आ गया कि इसका मीन्स होता है स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इसका मीन्स क्या होता है स्टडी ऑफ सेल। तो ये हो गया, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा रफ करके ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। यहाँ ये लिख देते हैं, आइए ये हो जाएगा इट इज़ द प्रिमिटिव टर्म ऑफ द सेल। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेल बायोलॉजी आज के टाइम में इसको मॉडर्न टर्म होती है जो अभी आज के टाइम में यूज़ हो रही है। साइटोलॉजी जो है ये प्रिमिटिव सेल की पुरानी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो ये हो जाएगा, तो ये इसका मीन्स हो गया। अब जो है अगला जो अपना टॉपिक होगा उसकी हम बात करेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी में कि दो साइंटिस्ट जो हुआ करते थे उनका मेन रोल प्ले करता है। उसमें एक था एमजे स्लाइडेन और एक था टी स्वान। स्लाइडेन जो आए थे वो आए थे 1838 में, ठीक है, जर्मन बॉटनिस्ट थे। और दूसरे जो इसी टाइम में दूसरे जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था टी स्वान, जो 1839 में करीब उनके एक साल बाद आए थे। दोनों ने, एक ने प्लांट पे स्टडी की, एक पे एनिमल स्टडी की, और दोनों ने मिलके कंबाइंड रूप से सेल थ्योरी थी। उस सेल थ्योरी की हम बात करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। होलो कैविटी देखी, उन कैविटी को इन्होंने क्या नाम दिया, सेल। और ये जो सेल है ये लैटिन वर्ड सेला से आया है, और सेला का जो मीन्स होता है वो होता है होलो कैविटी। आपने जो मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होलो कैविटी होती है। तो सेम उसी लाइक उन्होंने इस ऐसी स्ट्रक्चर देखी थी जिन्होंने इसको क्या नाम दिया था, सेल दिया था। और ये सेल जो है किससे आया है, सेला वर्ड है, लैटिन वर्ड है सेला, और इस सेला का मीन्स होता है होलो कैविटी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये इसकी डिस्कवरी से संबंधित रिलेटेड सारी चीज़ हो गई, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करते हो तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो रब करते हैं इसको, सेल थ्योरी देखते हैं सेल थ्योरी क्या थी। आइए सेल थ्योरी देखते हैं। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, मैंने पहले ही बताया था, एक मैथियस स्लाइडेन था, एक टी स्वान था। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज की थी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हम बात करेंगे सबसे पहले मैथियस स्लाइडेन, एमजे। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट आए थे, मैंने पहले बताया था, एक मैथियस स्लाइडेन था, मैथियस स्लाइडेन ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था, इन्होंने बहुत सारी प्लांट सेल को लिया था, और प्लांट सेल को लेके उन्होंने बहुत सारी प्लांट सेल का बहुत सारी प्लांट सेल को इन्होंने लिया था। और इन्होंने फिर क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल है, जो पादप है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और वो छोटी छोटी कोशिकाएं जो मिलकर है वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ये चीज़ इन्होंने बताई थी। तो आइए नोट करते हैं, एग्जामिन ए लार्ज नंबर, ये एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ए प्लांट एंड ऑब्जर्व्ड, examined a large number of plant and observed that all plants are made up of different type of cell. Examined a large
large number of plant and observed that all plants are made up of different type of cells and form of the tissue। ये इन्होंने बताया। इन्होंने क्या क्या किया, बहुत अधिक नंबरों में प्लांट लिए और उन्होंने फिर उसमें ये चीज़ देखी कि ये प्लांट जो है ये छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये छोटी छोटी कोशिकाएं क्या बनाती है, ये छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, उत्त का फॉर्मेशन करती है। इन्होंने ये बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं के बाद में जो सेकंड साइंटिस्ट थे, ये आए थे इन 1838 में। सेकंड साइंटिस्ट जो थे वो थे टी स्वान। 1839, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की थी। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल के सबसे बाहर की ओर सबसे आउटर मोस्ट एक थिन लेयर होती है जिसको इन्होंने नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था। तो आपको कैसे याद रखना है कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या बताया था, तो ये था क्या, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये क्या ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर ये जर्मन बॉटनिस्ट थे मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि इन्होंने प्लांट पे काम किया था। और ये टी स्वान जो 1839 में आए थे, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने किस पे जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल पे इन्होंने वर्क किया था। यूँ आपको याद रख सकते हैं। हालांकि इन्होंने टी स्वान ने इस पे प्लांट्स पर भी इन्होंने काम किया था, और काम करके ये चीज़ बताई थी, जो प्लांट सेल होती है उनमें जो सेल वॉल की प्रेजेंस है वो पादप का क्या है, प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। ये चीज़ भी इन्होंने बताई थी। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो टी स्वान थे इन्होंने एनिमल और प्लांट सेल दोनों पे वर्क किया था। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि स्टडी ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ animal cell, study of a large variety of animal cell and observed और क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जो सेल होती है वो क्या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिन्होंने क्या नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने नाम दिया था। तो क्या ऑब्जर्व किया, तो लिखेंगे ऑब्जर्व डेट सेल हैव ए आउटर मोस्ट, थोड़ा देख लीजिए आप, आगे देखते हैं फिर, क्योंकि आपको नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने ये देखा था टी स्वान ने मैंने क्या बताया था, टी स्वान ने मैंने बताया था कि इन्होंने एनिमल पे काम किया था। लेकिन यहाँ ये भी है कि मैंने बताया था कि टी स्वान ने ये भी बताया था कि प्लांट में जो सेल वॉल की प्रेजेंस है इसका प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। तो देखते हैं, ही स्टडीज प्लांट सेल्स एंड बेस्ड ऑन हिज स्टडी they concluded that the presence of the cell wall in a unique character of the plant cell। प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति है इसकी जो अद्वितीय उपस्थिति है उसने किसने बताया था, टी स्वान ने। तो ये भी स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। अब हमने बात कर ली टी स्वान और स्लाइडेन दोनों को देख लिया, सेल थ्योरी ये हो गई। अब बात करते हैं कि इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस दोनों ने मिलकर ये दी थी कि ही गेव एन ए हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू डेट body of the plant and animals are made up of cell and their products। मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्लांट और एनिमल का शरीर होता है वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है।
ये इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। पर अगर हम बात करें तो ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि जो स्लाइडेन और स्वान थे इन्होंने कंप्लीट सेल थ्योरी नहीं दी थी। इनकी सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक रह गया था। इनका ड्रॉबैक क्या था? इनका ड्रॉबैक यह था कि इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ नहीं किया था कि जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है या नए सेल का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो ये इनका ड्रॉबैक थी, इनकी कमी थी। इनकी सेल थ्योरी की कमी क्या थी? ये कमी थी कि दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, मतलब नई कोशिकाओं का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे 1855 में। उनका नाम क्या था? उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने इसको ओवरकम किया था और ये बताया था कि जो नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है वाया सेल डिवीजन। तो ये इनकी ड्रॉबैक को किसने दूर किया था? स्लाइडेन ने, रुडोल्फ विर्चो ने। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं। फिर स्क्रीन रुक जा, बस रोक दिया ना। तो ठीक है, हमने ये देख लिए थे कि जो सेल थ्योरी है उसका क्या ड्रॉबैक था और उस ड्रॉबैक को कैसे दूर किया गया। तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे, हमने बात की थी जैसे 1858 में रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया था कि जो नई सेल है, नई सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और कैसे? वाया सेल डिवीजन। तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, डेट इज, इसको इन्होंने टर्म दी ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। ये क्वेश्चन कई बार, चाहे कंपटीशन कोई सा भी हो, अलग अलग कंपटीशन में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट ने दी थी। उसमें आपको रुडोल्फ विर्चो ये मिलेगा। तो ये एग्जाम के विषय अगर देखें तो इम्पोर्टेंट यहाँ ये हो जाता है, नीट में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से एक सेल थ्योरी जो है कंप्लीट रूप से सेल थ्योरी दी गई। तो यूँ कह सकते हैं कि लास्ट टाइम में जो रुडोल्फ विर्चो आए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप देके और सेल थ्योरी को ख़त्म किया। तो ही गेव द फाइनल शेप ऑफ द सेल थ्योरी, हम ये कह सकते हैं। फिर हम बात करते थे कि एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप में जो चीज़ें देखी, वो जो आपके ये कॉर्क में जो छिद्र देखे थे, जो कैविटी देखी थी, उसके जो पिक्चर्स थे उसकी कौन सी बुक में उन्होंने प्रकाशित किया? तो रॉबर्ट हुक की एक बुक थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक में उन्होंने प्रकाशित किया था उन पिक्चर्स को सारों को। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि जैसे एक और साइंटिस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे, इनको भी इनके क्वेश्चन भी कई बार ये आपको पूछा जाता है। तो इसमें था कि अब तक देख रहे थे इनमें सेल थ्योरी में एक चीज़ और सामने आती है। एक चीज़ सामने आती है कि जो वाकई में अगर देखें तो जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में जो कॉर्क में जो सेल देखी थी वाकई में सेल नहीं थी। देखे तो यूँ कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो डेड सेल वॉल थी, डेड सेल वॉल। तो ये भी आता है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी? तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक को ही श्रेय जाता है। तो वाकई में उन्होंने देखे तो लिविंग सेल नहीं थी, वो डेड सेल थी। और वाकई में क्या थी? वो डेड सेल वॉल के पीस थे। तो अब लिविंग सेल को कब? तो लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो 1974 में साइंटिस्ट आए थे लियोन होक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया। तो वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ये हो जाएगा। और एक टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म, ये भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। और कब दिया था? 1840 में इस टर्म को पुरकिंजे ने दिया था। एक और चीज़ यहीं लिख लेते हैं कि जो अपना न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसको, उसकी जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए उसको भी देखते हैं कौन से साइंटिस्ट थे। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट ब्राउन कब की थी? इन 1833 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने ये खोज किस प्लांट में की थी? तो उस प्लांट का नाम है ट्रेडेंसिया प्लांट, ट्रेडेंसिया प्लांट। ये ट्रेडेंसिया प्लांट है। इसमें रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके आता है। तो यहाँ तक आप देख लिएगा। हमने ये सेल थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेल थ्योरी की जो मेन पॉइंट क्या है उनको हम देखेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हमने ये देख ली थी। ठीक है, अब हम सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब सेल थ्योरी जो है उसके एक्सेप्शन क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर एक्सेप्शन की बात करें तो ये देखा जाता है कि वायरस जो है उसको सेल थ्योरी का कंप्लीट रूप से क्या माना जाता है? अपवाद माना जाता है। उसके साथ साथ कुछ किताबों में ये भी दिया हुआ होता है कि सेल थ्योरी में वायरस के अलावा सेल थ्योरी का जो कोशिका सिद्धांत था उसके अपवाद कौन कौन है। तो वायरस के अलावा अगर हम बात करें तो एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी, एक वाउचेरिया, उसको भी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के बेस पे आप इसको क्या मान सकते हैं? उसका एक्सेप्शन मान सकते हो सेल थ्योरी का। और वाउचेरिया के अलावा एक फंजाई है राइजोपस, उसको भी आप मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के बेस पे आप यूँ माना जाता है कि वो भी क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन नहीं है। कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। बाकी वायरस इसमें हम पढ़ेंगे। वायरस जो है वो कंप्लीट रूप से कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। क्यों है देखते हैं। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस जो होता है, वायरस एक यूँ कहते हैं कि एक ये रासायनिक कणों से मिलकर बना होता है। रासायनिक मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे ये जब जीव के शरीर के बाहर होता है तो निर्जीव के रूप में होता है। मतलब इसमें सजीव के समान कोई भी मोमेंट नहीं होता। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारे कंप्लीट रूप से एब्सेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होता। जब ये लिविंग किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद में इसमें सजीव के समान आपको मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें जनन और ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उस बेस पे सजीव, इसको वायरस को क्या माना जाता है? सजीव के समान उसमें करैक्टर शो करता है। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट ये है कि इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग इन और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इसको सजीव और निर्जीव के मध्य की क्या माना जाता है? मध्य योजक कड़ी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। कैसे? क्योंकि जब बाहर होता है तो ये निर्जीव के रूप में होता है, और जब किसी सजीव के अंदर एंट्री करता है तो उसमें क्या होता है? ये सजीव के समान करैक्टर शो करता है। जैसे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब अंदर होता है तो मल्टीप्लिकेशन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है और सजीव के समान गुणों को शो करता है। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि वायरस के कौन कौन सी लिविंग प्रॉपर्टी है और कौन कौन सी नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है, उसकी हम बात करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं इसको। तो ठीक है, हमने ये देख लिया था। अब ये देखेंगे हम कि जो वायरस है उसको कनेक्टिंग लिंक किस बेस पे हम कहते हैं। वैसे हम जब वायरस पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, पर एक्सेप्शन है तो थोड़ा बहुत यहाँ देख लेते हैं। हम बात करते हैं इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या क्या है। तो उस पर पहला की प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लाइक अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ये जो लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर होता है तो ये क्रिस्टलीकृत अकार्बनिक और कार्बनिक कंपाउंड की तरह होता है, ये हो जाएगा। और इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो हो जाएगा एब्सेंस ऑफ एंजाइम सिस्टम। इसमें एंजाइम सिस्टम कब होगा? जब ये अंदर किसी लिविंग के अंदर होगा, इनसाइड होगा, तो इसमें एंजाइम सिस्टम एब्सेंट होता है। इस बेस पे भी इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हो। और तीसरा जो है वो हो जाएगा लैक ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब क्या कह सकते हैं? किसी भी बाह्य उद्दीपन के प्रति इनमें कोई रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं, निर्जीव के रूप में होते हैं, तब इसमें किसी भी एक्सटर्नल उद्दीपन नहीं होता। और लास्ट जो इसका कैरेक्टर है नॉन लिविंग वो है कि एब्सेंस ऑफ ग्रोथ।
जब ये नॉन लिविंग होता है तो इसमें किसी प्रकार की सजीव के समान आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिविंग कैरेक्टर की। तो लिविंग कैरेक्टर में जैसे ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो है एंटर करेगा, तो एंटर करने के बाद में कैपेसिटी होती है मल्टीप्लाई, मतलब घूर्णन, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करके और अपनी घूर्णन क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरगोइंग म्यूटेशन। जैसे अपनी मल्टीप्लिकेशन के द्वारा अपनी क्या घूर्णन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो संख्या बढ़ाने से जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एंटर हुआ है उसमें अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन, उत्परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। लास्ट की अगर हम बात करें तो ये जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंड इनहेरिटेबिलिटी। उसमें पुनर्योजन और आनुवंशिक प्रकार के चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है इसकी लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर के बेस पे हम वायरस को कैसे कनेक्टिंग लिंक कहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। तो ये सेल थ्योरी और सेल का इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा सेल टाइप। सेल टाइप में हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का स्टडी करेंगे। उसमें ये देखेंगे प्रोकैरियोट सेल से कैसे ओरिजिनेट हुई है यूकैरियोटिक सेल। तो ये हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो स्टूडेंट यहाँ से नोट्स बना लिए हैं वो अच्छी बात है। अगर कोई नोट्स नहीं बना पाया है, बीच बीच में आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाइएगा और वहाँ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों नोट्स की PDF आपको अवेलेबल है। वहाँ से आप हमारे वहाँ टेलीग्राम चैनल से ये नोट्स वहाँ से ले सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।